जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। फॉर्मूला में थोड़ा सा वेरिएशन है। ट्वेल्थ में भी आप ये पार्ट देख चुके हो, ठीक है। दूसरी मेथड हम ऐसे कह रहे हैं, मेथड नंबर 2 कह सकते हो, या हमने पहले ए कहा था तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मेथड में बी, ठीक है। ओनली बी लिखते हो तो भी चलता है, मेथड ना लिखो तो भी चलेगा। कब यूज करना है ये? तो व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का जब रिपीटेशन होता है then we use the following formula। પુનરાવર્તન થતું હોય અવલોકનોનું ત્યારે આપણે આ ફોર્મ્યુલા ઉપયોગ કરવાના છીએ। जो 12th के अंदर फॉर्मूला होती थी ऑलमोस्ट वही फॉर्मूला है, मगर लिखने का थोड़ा तरीका बदलेगा। तो सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है। ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जब आप एग्जांपल स्टार्ट करोगे, जब मैं अभी करवाने वाला हूं, तो उससे पहले ये मेथड लिखनी है। मैं राइट साइड में लिख रहा हूं विद सम रीजंस 1 - 6, थोड़ा सा परिवर्तन है, डिनोमिनेटर वही रहता है n * n² - 1। न्यूमरेटर के अंदर थोड़ा परिवर्तन है, सिग्मा d² तो होता ही था, उसके अंदर अब हम एक फैक्टर ऐड करेंगे, जो कि आप 12th में फॉर्मूला थोड़ी अलग होती थी, m * n² - 1/12। 12th में होता था m³ - m/12, ऐसे लिखा जाता था। अब ये जो फैक्टर है वो हमें ऐड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। कब तक? तो जब तक आपके ऑब्जर्वेशंस रिपीट होते हैं। जितने भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होंगे हर एक के लिए हम ये कोफैक्टर ऐड करेंगे। ये फैक्टर जो है m² - 1/12, ये हमें ऐड करना है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर बात करें, वेयर डी तो हमें पहले से पता है, फिर भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं डिफरेंस इन रैंक्स, जिसे हमने कहा था Rx - Ry, रैंक इन x रैंक इन y। n जो है उसे हम पहले ही कह चुके हैं, n यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि x एंड y में सेम होते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जो बात करनी है उसमें फैक्टर, तो यहाँ पे हम कहेंगे द फैक्टर m * m² - 1/12 should be added, ગુજરાતીમાં આપણે સમજાવું છું, each time an observation is repeated, each time an observation is repeated। यानी ऑब्जर्वेशन जब भी रिपीट होता है, सपोज हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, उसमें 35 ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ तो उसके लिए एक फैक्टर लिखा, फिर उसके बाद 29 रिपीट हुआ तो उसके लिए एक फैक्टर लिखा। जितने भी ऑब्जर्वेशंस रिपीट होते हैं हर एक के लिए पर्सनली एक बार हमें ये फैक्टर ऐड करना है। यही काम हम करते थे, मगर ऐसे प्लस करके नहीं लिखते थे पहले 12th के अंदर। लिखने का फॉर्मेट थोड़ा अलग था। यहाँ पे हमें 1 by 1 हर बार लिखना पड़ेगा। એટલે કે આ ફેક્ટર ક્યારે એડ કરવાનો? જેટલા પણ અવલોકન પુનરાવર્તિત થતા હોય એ દરેકે દરેક અવલોકન માટે આ આપણે પદ જે છે એ ઉમેરવાનું થશે સિગ્મા d² में। ध्यान रखना है 6 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर की पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट होती है उसके बाद ही हम 6 को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें m क्या है? m is number of times an observation is repeated, અવલોકનના પુનરાવર્તનની સંખ્યા દર્શાવે છે। नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। अवलोकन 35 मैंने जैसे बोला, पहले रिपीट हुआ है 35 रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, तो उसमें m की जगह पे 3 रखेंगे, उसके लिए एक फैक्टर। 29 रिपीट हुआ 2 बार तो m की वैल्यू 2 होगी। अब ऐसे हवा में बात करने से समझ में नहीं आता, तो इसके लिए हम सीधा एक एग्जांपल लेने वाले हैं, सीधा लाइव एग्जांपल लेना है, सम नंबर 17, ठीक है। टिक करना है, इसे मोस्ट टाइम की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। इससे पहला ही सम है और सीधा मोस्ट टाइम की, यस। नंबर के सीक्वेंस थोड़े लेफ्ट राइट रहते हैं, आगे पीछे रहेंगे। मैंने पहले 18 करवाया, उसके पहले 22 करवाया, अब 17 आ रहा है। क्वेश्चन को अरेंज मत करो नंबर वाइज, मेथड वाइज हम सम करवाने वाले हैं। तो आप भी क्या करोगे, मेथड वाइज जो भी सम आ रहे हैं वो उसी सीक्वेंस के अंदर आप मेंटेन करोगे, ठीक है। अपने हिसाब से नंबर्स को वापस भी अरेंज मत करना, आपके जो भी नोटबुक है उसके अंदर जिस तरह से मेथड वाइज हम कर रहे हैं उस तरह से आप उसको
ઓર્ગેનાઇઝ કરના જે પ્રમાણે લખો એ પ્રમાણે તમે જોડે રાખજો होमवर्क भी मैं कनेक्टेड ही दे रहा हूँ तो एक मेथड के सभी एग्जाम्पल साथ साथ में रहेंगे दूसरी मेथड के बाकी के एग्जाम्पल साथ में ऐसा ओवरऑल हम सभी चैप्टर्स में करेंगे तो अब अगर हम बात करें तो पेज नंबर 36 पे है ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रोज दी गई है पहला है स्टूडेंट वो जो है वो कोई काम का नहीं है हमें तो जो क्वेश्चन है उसे ऑब्जर्व करना है लास्ट टाइम तो जितने एग्जाम्पल थे उसमें एक्स एंड वाई रेडी था या तो होमवर्क में दिया उसमें रैंक्स दिए गए थे ठीक है यहाँ पे हमें क्या देखना है तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ऊपर दिया है द फॉलोइंग डेटा रिफर टू द मार्क्स obtained by 10 students in 2 subjects mathematics and science in examination नीचे लिखा है obtain clearly mention किया जाता है इस मेथड के बारे में Spearman's rank correlation coefficient and give your comments यानी कंक्लूजन क्या होगा वो हमें बताना पड़ता है ठीक है यानी रैंक कोरिलेशन किसके बीच में होगा तो ऊपर 2 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं यानी सबसे पहला काम यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सपोज तो हम सपोज करेंगे x is equal to marks in mathematics जिसे हम मैथ्स कहते हैं एंड y यानी मार्क्स इन साइंस वैसे कॉमर्स का चैप्टर है तो इधर उनको चेंज करना चाहिए मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स कोई नहीं 10th में तो हमारे पास ये पार्ट थे ही तो अब जो है स्टूडेंट वाली कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं है थोड़ा सा सिस्टम कैलकुलेशन की अलग रहती है 12th में आप लोग जो कुछ काम हवा में करते थे अब वो हवा में नहीं करना है आई मीन समझा रहा हूँ मैं कैसे सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशंस जो है वो हम लिख लेते हैं 32 13 जितने भी ऑब्जर्वेशंस है जैसे लिखते जाते हैं वैसे ही आपको क्लियरली मेंशन होता जाएगा पता चल जाएगा कि रिपीटेशन कौन से ऑब्जर्वेशंस का हो रहा है फिर y के अंदर भी उसी तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये रिपीटेशन वाले सम भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर लास्ट टाइम को जो सेक्शन किया था हमने दैट वाज फॉर प्रैक्टिस टेबल हमेशा परफेक्ट बनाना है रैंक इन x यानी rx सिमिलरली रैंक इन y यानी ry देन आता है डिफरेंस दैट इज d एक पहला सम हो या आखिरी एग्जांपल हमारे इस सेक्शन का हर सम के अंदर फॉर्मेटिंग हम कुछ इसी तरह से ही करेंगे इसके अंदर कोई कंजूसाई नहीं करनी है ठीक है लिखने का काम पूरा परफेक्टली करो फॉर्मेटिंग पहले टेबल बनना चाहिए इस तरह से आप स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करके मस्त टेबल बना सकते हो मार्क्स आपको उसी वजह से अच्छे से मिल जाते हैं रैंकिंग करना है अब यहाँ पे ध्यान रखना है रिपीटेशन हो तो हम वो रिपीटेड रैंक कैलकुलेटर में 12th तक आप करते थे कैलकुलेट अब यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं हर बार कैसे तो देखते हैं ऐसे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है सबसे बड़ी वैल्यू है 42 को हम देंगे रैंक नंबर 1 42 के बाद जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज 32 उसे हम देंगे रैंक नंबर 2 उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 31 रैंक देंगे 3 उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन जो है आप क्लियरली नोट कर सकते हो 29 29 एंड 29 तीन बार है यहाँ पे 29 सबसे पहले तो n ऑब्जर्व किया है हमने 10 ऑब्जर्वेशंस है और उसके बाद अगर हम करें तो रैंकिंग में 1 2 3 तक हो चुका है अगर ये 29 28 27 होता तो इसके बाद हम 3 रैंक देते 4 5 और 6 रेगुलर में अगर डिसेंडिंग ऑर्डर उतरता क्रम में हो तो अगर सेम है तो स्पीयरमैन जी ने कहा है हमें कि जो भी है उसके रैंक की कैलकुलेशन करो यानी हम हर बार कैलकुलेशन ऐसे लिखेंगे सभी के सभी एग्जांपल्स के अंदर खास ध्यान रखना है आपको भी सभी में लिखना है होमवर्क में भी दूंगा और ये नहीं लिखा होगा तो मैं बोलूंगा रीसबमिट करो फिर से लिख के भेजो क्योंकि ये जरूरी है लिखोगे तो वहां पे एरर नहीं होगी 29 के लिए खास ध्यान रखना है लास्ट रैंक वाज 3 4 5 एंड 6 तीन रिपीट हो रहे हैं तो 3 की एवरेज निकालनी है 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3 इसका आप सीधा टोटल करते हो तो दैट इज 15/3 यानी रैंक क्या होगा 5 यानी अब हमें जो रैंक देना है वो तीनों जगह पे 29 के लिए 5 देना है 5 5 एंड 5 अब तक के पार्ट में 12th के अंदर ज्यादातर कुछ जगह पे स्कूल और कॉलेज ट्यूशन के अंदर लिखवाते भी हैं इस तरह से मगर ज्यादातर ऑब्जर्व किया है हमने कि डायरेक्टली आपको कैलकुलेटर में ही कैलकुलेशन करवाई जाती है रफ में साइड में करवाई जाती है लिखने का पार्ट होता नहीं था अगर लिखोगे तो फायदा रहता है
दूसरा पॉइंट अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या फायदा मिलेगा। रैंक हमने यूज कर लिया 5। अब खास ध्यान रखना है, जब नेक्स्ट रैंक आप देते हो तो आपने एक रैंक यूज किया हुआ है ऑलरेडी 6, तो इस 5 के बाद जल्दी जल्दी में 6 नहीं रखना है। 6 रैंक इज ऑलरेडी यूज्ड, यानी जब यहाँ पे रैंकिंग स्टार्ट करो तब भी देखना है लास्ट रैंक वाज 3। कैलकुलेशन करने के बाद 5 मिला है तो भी खास देखना है नेक्स्ट रैंक क्या होगा 6 के बाद वाला 7। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से ऑब्जर्व करके फिर आगे जाना है। यानी 29 के बाद जो 7th रैंक है वो होगा 27। 27 के बाद अगर हम कहें तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 23, उसके बाद 19 है 9 एंड 13 है यानी 10। लास्ट रैंक शुड बी n यानी 10 है तो आपको लास्ट रैंक मिलना चाहिए 10। ठीक है, तो x का काम हो चुका है, एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है। यानी जब हम कैलकुलेशन में जाएंगे तो जो अभी हवा में हम कह रहे थे 29 है, उसके लिए पहला फैक्टर हमें ऐड करना है mm² - 1/12। उसके अंदर m क्या होगा तो अब मैं बता ही देता हूँ। m यानी हमने लिखा है नीचे नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। 29 કેટલી વાર रिपीट करो 3 बार, तो नीचे जो नंबर है वही होता है हमारा m, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा m। यानी एक कैलकुलेशन तो एक बार फैक्टर लिखो mm² - 1/12, वैसे ही दूसरा है तो दूसरी बार लिखो, m की वैल्यू तो आपको वहीं से मिल जाएगी। अगर y के रैंकिंग की बात करें तो y में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है वो है 38, जिसे हम देंगे रैंक नंबर 1। देन 35 है जिसे हम देंगे रैंक नंबर 2। 35 के बाद अगर कहें तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है 30, जिसे हम देंगे रैंक नंबर 3। उसके बाद 27 है जिसे हम देंगे रैंक नंबर 4। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो 25 जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार। लास्ट रैंक यूज्ड वाज 4, यानी उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी रैंक फॉर ऑब्जर्वेशन 25, लास्ट रैंक वाज 4। दो रिपीटेशन हो रहे हैं, यानी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार पुनरावर्तन થાય છે। 4 के बाद 2 रैंक यूज करने यानी 5 6, उसकी एवरेज निकालेंगे એટલે સરવાળો ભાગ્યા 2, एवरेज निकालोगे तो ये होगा 5.5। यानी इसके लिए हमें जो रैंक देना है वो हम रैंक देने वाले हैं 5.5। 25 जिधर है उधर हम 5.5 रैंक देंगे, 5.5 रैंक देंगे। और m जो है m की वैल्यू यहाँ पे जो होने वाली है वो होगी 2। ठीक है, तो रिपीटेशन में दूसरा रिपीटेशन हुआ, यानी पहले के लिए एक फैक्टर ऐड करना है, दूसरा अभी ऑब्जर्वेशन है 25 के लिए दूसरा ऑब्जर्वेशन के लिए दूसरा फैक्टर ऐड करना है, तीसरा अगर रिपीट होगा तो तीसरी बार लिखेंगे। यानी यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ता है 1 बाय 1, जितनी बार कैलकुलेशन करो उतनी बार लिखना है। और पहले में m की वैल्यू 3 रखनी है, दूसरे में m की वैल्यू 2 रखनी है। अब आगे रैंक देते हैं। लास्ट रैंक यूज्ड अगेन, लास्ट रैंक वाज 6, नेक्स्ट में हमें रैंक जो देना है वो रैंक होगा 7। ठीक है, तो 7 रैंक हम देंगे। 25 के बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो है बड़ा ऑब्जर्वेशन है 18, यानी वो रैंक होगा हमारा 7। 18 के बाद 17 यानी 8, 15 यानी 9 एंड 8 यानी 10। तो ये हमारे रैंक्स हो चुके हैं। रैंक्स x के भी हमने दे दिए हैं, रैंक y का भी दे दिया है। और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डिफरेंस। यानी आपके लिए नया पार्ट क्या है, तो आप कैलकुलेशन आपको लिखनी है, लिखोगे तो वहां पे एरर नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा काम करना है एक्स्ट्रा। डिफरेंस निकालेंगे 8 - 7 यानी 1, 7 - 5.5 दैट इज 1.5, दिस इज 5 - 4 यानी 1। डिफरेंस आप कैलकुलेटर में निकाल ही सकते हो, कोई कष्ट नहीं होने वाला है। 9 - 8, 3 - 3, 1 - 1 एंड दिस इज -0.5। टेक्निक में मैंने बताया था लास्ट टाइम, सीधा आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, प्लस प्लस माइनस माइनस सीधा मिल जाएगा, या 1 2 3 4 प्लस 4.5 एंड दिस इज माइनस 4.5 व्हिच बिकम्स नेचुरली 0। तो ये हो गया हमारा सिग्मा डी का आंसर रेडी हो चुका है। और अब जो हमें करना है d², स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 दिस इज 2.25, 1 0 0 16 1 0 एंड 0.25। और अगर वैसे कैलकुलेटर की इस पार्ट में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिग्मा d² आप टोटल करना चाहो तो 1 + 2 3 4 16 + 4 20 21 21.5 है वो सिग्मा d² का टोटल होगा। फिर भी आप टोटल चेक जरूर कर लेना, जो कि आपको मिलेगा 21.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। फॉर्मूला के लिहाज से बात करें तो हमने अभी कहा हुआ है कि फॉर्मूला में क्या करना है। टेबल का काम ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब टेबल का काम खत्म होने के बाद अब जो हमें करना है वो है फॉर्मूला लिखनी है।
हमारे पास n ऑलरेडी रेडी था, n इज 10, सिग्मा d स्क्वायर इज 21.5। ये नहीं लिखते तो भी चलता है, डेटा में है, मगर हम प्रोसेस वाइज लिख रहे हैं कब से, पहले से ही, तो लिख रहे हैं हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसकी अगर बात करें तो दैट इज r इज इक्वल टू 1 माइनस 6। हमने कहा था कि सिग्मा d स्क्वायर के अंदर आपको फैक्टर ऐड करना है, नीचे n स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा। क्या करोगे, तो जितने ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं, 29 आया तो उसके लिए पहली बार हम लिखेंगे हमारा फैक्टर m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12, ये हुआ 29 के लिए, प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ 25 तो उसके लिए भी मैं लिखूंगा फैक्टर m स्क्वायर माइनस 1/12। यहाँ पे अब डॉट डॉट नहीं करना है, वो आगे थियरी वाले पार्ट में फॉर्मूला में डॉट डॉट इसलिए किया था कि अगर एक और रिपीट होते हैं तो एक और ऐड करते जाओ, जब तक रिपीटेशन होते हैं तब तक आपको जो m स्क्वायर माइनस 1/12 फैक्टर है वो ऐड करते जाना है। ठीक है, तो आप वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर जो है 21.5। पहला फैक्टर ऐड किया था हमने, इसके लिए m की जगह पे 3 रखने वाले हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1/12 3 रखने वाले हैं। दूसरे के लिए दूसरे में m की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 रखने वाले हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1/12। एंड नीचे अगर ध्यान रखो तो m की जगह पे हमें रखना है 10 स्क्वायर माइनस 1। खास ध्यान रखना है 1 अलग से रखो, मिक्स ना हो जाए ऊपर न्यूमरेटर में। 6 दिस इज 21.5, 3 into 3 स्क्वायर यानी 9 minus 1 8/12, 2 this is 2 square that is 4 minus 1 यानी 3 divided by 12। एक आध स्टेप एक्स्ट्रा करने में कुछ नहीं होता, तो सीधा डायरेक्ट करने का ट्राई मत करो, कैलकुलेशन करो अच्छे से। 100 minus 1 यानी 99, so this is 1 minus 6, this is 21.5, 8 3 जा 24। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 24/12 भी लिखो, अब यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो 2 प्लस दिस इज 6/12 यानी 0.5, एंड डिनोमिनेटर है वो होगा 990। सो 21.5 प्लस 2 प्लस 0.5 करोगे तो दैट वुड बी 24 डिवाइडेड बाय 990। सो 1 माइनस 24 इंटू 6 करते हो 144 अपॉन 990। अब सभी के सभी आंसर तो हमें याद रहने वाले नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पे नेचुरली कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 144 अपॉन 990। लाइव सेशन होता तो ये काम मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप लोग सभी रेडी होते हो मुझे हेल्प करने के लिए। 1 माइनस 0 पॉइंट जो है 14545। ठीक है, पीछे 5 आ रहा है तो बॉर्डर है, इसलिए चौथे डिजिट में 1454 पे रखते हैं हम, यानी हमारा जो r है फाइनल आंसर अगर कहे तो अगर माइनस करेंगे तो दैट वुड बी 0.8545। और जैसे कि हम कह चुके हैं कोई भी सम हो, सम के अंदर लास्ट में हमें खास उसके साथ इंटरप्रिटेशन, और वैसे इस क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपका कंक्लूजन बताओ, इंटरप्रिटेशन बताओ इन द सेंस। तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर नेगेटिव आंसर मिलता है तो हमें लिखना चाहिए नेगेटिव कोरिलेशन। इट इज अंडरस्टूड दैट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी बिटवीन मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन साइंस, यानी जिसके मार्क्स मैथ्स में ज्यादा है उसके मार्क्स साइंस में भी ज्यादा ही होंगे, या जिसके मार्क्स मैथ्स में कम है उसके मार्क्स साइंस में भी क्या होंगे, कम। चेंजेस आर इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ रैंक कोरिलेशन की सेकंड मेथड का। अब हम एक यूनिवर्सिटी का ही सम लेने वाले हैं। यूनिवर्सिटी में कई बार इस टाइप के सम पूछे गए हैं, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं 99% कि ऐसा एक सम तो होता ही है। तो अब लेने वाले हैं हम एक सम यूनिवर्सिटी के पिटारे से। काम रेगुलर आपको करते रहना है, हम कह चुके हैं हर लेक्चर में बताते जा रहे हैं, सबमिट करते रहो रेगुलर वर्क। आप अगर रेगुलर रहते हो तो प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, प्रॉब्लम उन्हीं को होता है जिनको रेगुलर काम करने का मन नहीं होता। फिर लास्ट में सब कुछ एक साथ करने जाओगे तो नेचुरली प्रॉब्लम हो सकता है। अब अगर बात करें तो जो सम देखना है हमें, बहुत ही प्यारा सा सम है जिसके अंदर खाली 3-4 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं सम नंबर 65 का सी।
गुजरात यूनिवर्सिटी 2010 एंड 11 दोनों में ये सम पूछा जा चुका था। बैक टू बैक 2 इयर्स के अंदर पूछा गया था। बीकॉम सेमेस्टर 1 जो पहली बार सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुई 2011 में, तब भी ये सम पूछा गया था 2011 की बात करें तो। अब ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, पेज नंबर 45 के ऊपर है, ये एक्स एंड वाई दिया हुआ है पूरा पार्ट। ज्यादा ऑब्जर्वेशंस नहीं है मगर कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट है सॉलिड। क्या है तो देखते हैं क्वेश्चन, आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा। पहले तो क्या होता है, बच्चे ये पेपर में क्वेश्चन देख के खुश हो गए, क्यों? क्योंकि 3 3 6 और 1 7, बस खाली 7 ही ऑब्जर्वेशन है। मगर फिर पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीट ज्यादा हो रहे हैं, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें ज्यादातर रिपीटेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो तो अब कैलकुलेशन के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे पहला काम करना है, सम शुरू नहीं करना है, टेबल बनाना है। दिमाग के अंदर थोड़ा ये फिटिंग करना है, फॉर्मेटिंग इज ऑलवेज नेसेसरी। रैंक इन एक्स, रैंक इन वाई, देन आता है हमारा फॉर्मेट डिफरेंस। मैं भी जितने सम करवा रहा हूं उसमें पहले मैं यही काम कर रहा हूं ताकि आपको भी ये पता चले कि जो फॉर्मेटिंग है दैट इज ऑलवेज नेसेसरी। अकाउंटिंग के अंदर भी अगर आप टेबल ना बनाओ तो उस अकाउंटिंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। घણા લોકો એવું કરતા હોય પછી ટેબલ ખાના બનાવી દઈશું, એવું નહીં, પહેલા પૂરા કામ કરો और अब जाके हम कैलकुलेशन करेंगे। 3 3 6 1 7, सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कर लेंगे, 7 ऑब्जर्वेशन, यानी टेबल के अंदर लास्ट रैंक जो है वो 7 मिलना चाहिए हमें, आइदर इन द टेबल और इन द कैलकुलेशन। ये पॉइंट अभी हम समझेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बड़ा कौन सा है? यस, 67 इज द मैक्सिमम वैल्यू, पहला ऑब्जर्वेशन। 67 के बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन है 62, 62 के बाद तीसरा ऑब्जर्वेशन है 60, 60 के बाद ऑब्जर्वेशन अगर देखते हो तो 50 2 बार है, यानी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 50 के लिए, यानी हम लिखते हैं इसी तरह से रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 50। लास्ट रैंक यूज्ड वाज 3, 3 के बाद के 2 रैंक यूज करने, यानी 4 एंड 5 की एवरेज निकालते हो तो दैट इज 4.5, रैंक मिल गया 4.5। और अब हमें पता है उसी के साथ में आपको m लिखना है 2, एक हम साथ में ही कर लेंगे क्योंकि अब हमें पता चल चुका है। यानी मैं 50 का रैंक देने वाला हूं, 50 का रैंक है 4.5 यहाँ पे एज वेल एज नीचे। x में तो ज्यादा रिपीटेशन नहीं है। लास्ट रैंक यूज्ड वाज 5, खास ध्यान रखना है, 5 के बाद 45 में रैंक नंबर 6 एंड 42 के लिए रैंक नंबर 7। जितने ऑब्जर्वेशन है उतना रैंक का नंबर आइदर इन द टेबल और इन द कैलकुलेशन, दोनों में से एक जगह पे 7 नंबर दिखना चाहिए। फिलहाल ऊपर है तो टेंशन नहीं है। ठीक है, अब y में जाएंगे तब यहाँ पे है हमारे इस सम में कहानी का ट्विस्ट, 80 80 80। ठीक है, 3 बार है 80, स्टार्टिंग में ही रिपीटेशन। यस, रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 80, पहला दूसरा तीसरा, यानी हम एवरेज निकालेंगे 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज निकालते हो तो इसकी एवरेज जो है वो होगी 2, और m जो है कितनी बार रिपीट हुआ हमारा 80, तो 3 बार रिपीट हुआ। डिवाइड करते हो जिस नंबर से वही होता है आपका m, यहाँ पे भी 3 तो वही होता है m, उस तरह से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यानी मैं पहले ही रिपीटेशन ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ फिलहाल, तो आपको पता चलेगा ये रिपीटेशन है। एंड लास्ट रैंक यूज्ड वाज 3। टेबल में जाके नया रैंक लिखने से पहले यहाँ पे आके चेक करना है कि आखिरी रैंक हमने कौन सा दिया है। 3 के बाद नेक्स्ट रैंक आप 4 दोगे, 80 के बाद कौन है, हमें अंदर रहने का मौका ही नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगेन रिपीटेशन। तो सीधा वापस आ जाता हूँ बाहर में नीचे, तो रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 65 है। लास्ट रैंक यूज वाज 3 के बाद 2 रैंक यूज करने, 4 + 5/2 दैट इज 4.5, और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो इसके अंदर हमारा m जो है वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो अब मैं ये रैंक है उसे लिखने खाली जाऊंगा अंदर, वापस बाहर आना ही पड़ेगा। क्यों? आप देख सकते हो लास्ट रैंक यूज्ड वाज 5, मैं 6 लिखने जाना चाहता हूं अंदर, मगर अगेन लकीली कहें या अनलकीली, फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अगेन ये रिपीट हो रहा है। यानी y में तो सभी रिपीट ही हो रहे हैं, तो 40 रिपीट हो रहा है। तो एक और कैलकुलेशन,
दैट मीन्स 4 रिपीटेशन, ठीक है। यानी वो फॉर्मूला है m² - 1/12 वाला फैक्टर 4 बार लिखना पड़ेगा। लास्ट ऑब्जर्वेशन है ये। तो लास्ट टाइम वाज 5 यानी 6 + 7/2 यानी 6.5 आएगा रैंक, और यहाँ पे m की वैल्यू अगेन क्या है 2। तो खास ध्यान रखना है, अभी मैंने कहा था कि लास्ट रैंक जो है 7 दैट शुड बी आइदर इन द टेबल, x के अंदर आखिरी रैंक 7 आया इन द टेबल और इन द कैलकुलेशन। यहाँ पे हमारा आखिरी रैंक जो है 40 के लिए वो 7 रैंक है, वो कैलकुलेशन में नीचे आ रहा है, ठीक है। यानी y के अंदर ऊपर नहीं दिखेगा रैंक, मगर 7 ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। तो उसका रैंक जो है वो होगा 6.5 एंड 6.5। दैट मीन्स हमारी रैंकिंग की प्रोसीजर जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब वक्त है वही पुराना डिफरेंस निकालना है, d² करना है, फॉर्मूला में कैलकुलेशन करनी है। तो ये काम जो है वो थोड़ा सा ध्यान रख के करना है, बाकी कष्ट नहीं है। 1 - 2 यानी -1, 2 - 2 0, 4.5 4.5 0, 3 - 2 डिफरेंस निकालने में तो आप मास्टर ही हो, कैलकुलेटर से कर ही सकते हो, ठीक है। 6 - 4.5 यानी दिस इज 1.5, दिस इज 0.5। कैलकुलेशन में देख सकते हो 1 1 2 and 1 3 plus 3 minus 3 and 0, you can directly use it in the calculator also। sigma d 0 हो चुका है। sigma d square is always positive, વર્ગ હંમેશા ધન। ખાસ ધ્યાન રાખજો, જેટલા અવલોકનોનું પુનરાવર્તન થાય આ કામગીરી તમે કરેલી જ છે આગળ, ઓકે 12th ની અંદર। તો પ્રોસેસ ની અંદર આ 4 વાર આપણે ફેક્ટર લખીશું mm² - 1 ભાગ્યા 12 અને m ની વેલ્યુ આપણે સાઈડમાં લખેલી જ છે, ઓકે। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, स्क्वायर कर चुके हैं हम। This is +4, 2.25 and 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25। कुछ कैलकुलेशन तो आप सीधी कर सकते हो जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज 8.5, यहाँ पे सिग्मा d² जो है वो हमें मिल रहा है 8.5। तो हमारा कैलकुलेशन का टेबल वाला काम सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमें फॉर्मूला रखनी है। सो n की जगह पे हम रखते हैं, सॉरी n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 7 सिग्मा d² 8.5। और अब हम बात करने वाले हैं हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि r इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d² प्लस करके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार फैक्टर लिखना है हमें। पहला 50 के लिए, दूसरा 80 के लिए, तीसरा 65 के लिए एंड द लास्ट चौथा 40 के लिए, ठीक है। बोर्ड का भी ऑलमोस्ट परफेक्ट एंडिंग हो गया। काम एकदम सिंपल सा है, ये फॉर्मूला थोड़ी सी आपके लिए अलग है, बाकी आंसर कैलकुलेशन वही रहेगा। तो 1 - 6 सिग्मा d² के अंदर 8.5 है, 1/1 वैल्यू रखनी है, पहले में 2 है m, सो 2 × 2² - 1/12, दूसरे में m की जगह पे 3 है, d² - 1/12, बाकी की दोनों के अंदर m की जगह पे 2 रखना है, 2 × 2² - 1/12, 2 × 2² - 1/12। कभी कभी क्या होता है इतना काम कर ले तो न्यूमरेटर हैवी है, तो जल्दी में लोग स्टूडेंट्स है ना नीचे वाला डिनोमिनेटर ही भूल जाते हैं फटाफट करने में। तो खास ध्यान रखना है डिनोमिनेटर छेद रही ना जाए, बराबर। जो इंग्लिश मीडियम ની અંદર છેદને કહેવાય ડિનોમિનેટર, જેને ડાઉટ લાગતો હોય ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ તો લખી લેજો। એન્ડ ન્યુમરેટર તો એને કહેવાય છે અંશ, ઓકે। ઉપર વાળો અંશ કહેવાય, નીચે વાળો ડિનોમિનેટર, ટર્મિનેટર સાંભળ્યું એના જેવું જ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो छोड़ो, तो आ याद रखो एक वस्तु खास गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए। यस, तो डिनोमिनेटर એટલે કે છેદમાં n ની જગ્યાએ વેલ્યુ રહી ના જાય। n जो है वो 7 है हमारा, 7 × 7² - 1। थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन, सो 8.5 दिस इज 2 2² यानी 4 4 - 1 यानी 3/12, 3 दिस इज 3² 9 - 1 यानी 8/12। हो सके तो सीधा डायरेक्ट आंसर लिखने का ट्राई मत करना। 7² यानी 49 - 1 यानी 48। So this is 1 - 6, this is 8.5, this is 0.5, this is 2
एंड बाकी के जो है वो 0.5 है, ठीक है। एंड अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने का अगेन वक्त आ चुका है, ठीक है। सो वी हैव 48 into 7 होगा 336। ऊपर तो ठीक है कि 2 और 1 3 8 11 और 1 12 होगा। सो 1 minus 6 into 12 upon 336। सो 1 minus 72 upon 336। सो अगर 72 upon 336 करते हैं so that is 0.2143। so 1 minus 0.2143, तो फाइनल जो आंसर है वो होगा 0.7857। ध्यान रखना है 4 डिजिट यूज करो तो मार्जिन ऑफ एरर जरा भी नहीं होता। साइन पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसे आप मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी, रॉक सॉलिड आईएमपी की कैटेगरी में गिन सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेशन जो है वो देखने का मौका हमें यहाँ पे मिल रहा है 4 बार। उससे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन रिपीट वाले सम आपको पूछे जाते नहीं है, ठीक है। और अगर पूछ ले तो फिर आपका अच्छा वाला नसीब, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं एक मेरा बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है। और क्यों फेवरेट है तो अभी राज को राज ही रहने देता हूँ, सम पूरा खत्म होगा बाद में बताऊंगा। हम देखने वाले हैं अब पुराने जमाने का एक सम है 63 का ए। रैंक रिपीटेशन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, खास ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन कभी भी स्टैटिस्टिक्स में सोचना ही नहीं है कि मैं ये चैप्टर करूं, ये ना करूं, ये मेथड करूं ना करूं, थियरी छोड़ूं, थियरी मुझे पसंद नहीं है। तो स्कोरिंग करना है, पूरा 100% मार्क्स लाना है, 70 आउट ऑफ 70 गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो हर सम को, हर थियरी को इंपॉर्टेंस देना है, तो ही आप पूरा 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। तो 63 का एक आज के लेक्चर का ये लास्ट एग्जाम्पल हम रखने वाले हैं, 63 है। और ये बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है मेरा, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अंदर आप देख सकते हो x तो ठीक है, y के अंदर सभी साथ साथ है, ठीक है। वैसे तो हम साथ साथ है ही, फिर भी मोबाइल की वजह से थोड़े दूर है हमारे स्टूडेंट्स हमसे, मगर कुछ वक्त के बाद वी होप कि जल्दी ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, ताकि हमें ये कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन करके मुझे लिखना पड़ता है उसकी जगह पे आप बोलो तो फटाफट काम हो जाए एंड आपको भी उतना ही अच्छा लगे ऑफलाइन में, ताकि आप सामने हो तो सब कुछ भी डाउट है तो भी आप इजीली पूछ सकते हो। कुछ लोग अभी भी शर्माते हैं कि कैसे पूछे, तो फोन है, फोन से पूछो, ठीक है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, ठीक है, डाउट है तो। अगर इतनी शर्माते हैं तो व्हाट्सएप में लिख दो, मगर एक मिस कॉल या कॉल जरूर करना ताकि हमें पता चले कि आपने व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। तो उससे अच्छा है सीधा ही पूछ सकते हो आप कि सर ये नंबर का सम है, उसके अंदर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा पॉसिबल होगा तो मैं आपको फोन पे समझा दूंगा, पॉसिबल ना हो तो उस सम की फोटो खींच के आपके पास भेजूंगा, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है तो डाउट को अपने पास मत रखो, डाउट को मेरे पास, हमारे पास भेजो, तो अब हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास रखोगे तो वो डाउट डबल और 3 गुना ही होगा। खास अकाउंट में भी जो भी आपको लग रहा है कुछ भी डाउट, खास गुजराती मीडियमના સ્ટુડન્ટ્સ ક્યાંય भी તમને તકલીફ લાગે વિધાઉટ એની હેઝિટેશન તમે અમને પૂછી શકો છો, कॉल करके आप पर्सनली भी आपकी डाउट सॉल्व करवा सकते हो डिस्टेंसिंग के साथ, ठीक है। तो अब जो सम करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कह चुका हूँ 1 2 3 3 6 2 8 ऑब्जर्वेशन है। हम वैसे साथ साथ है मगर यहाँ पे 7 y में 8 बार है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कुछ और भी है जो इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। पहले रैंकिंग कर लेते हैं, रैंक से पहले टेबल खास, ठीक है। जितने भी सम मैं करवा रहा हूँ उतने हर सम के अंदर भी आप ऑब्जर्व कर ही रहे हो कि मैं फॉर्मेटिंग नहीं करता, अगर मैं RX लिखूंगा तो आप भी वही करोगे, इसलिए हम भी खुद पूरा काम करते हैं परफेक्टली, ताकि आप भी हमें फॉलो कर रहे हो तो आप भी प्रॉपरली काम करो। कोई जल्दी नहीं होती है, 10-15 सेकंड का टाइम लगता है एग्जाम में टेबल बनाने में, मगर वो 10-15 सेकंड का काम आपको 70 आउट ऑफ 70 की तरफ ले जाता है, ठीक है। ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते हैं बाद में टेबल बनाऊंगा, फिर वक्त कम पड़ता है एग्जाम में तो वो टेबल बनाते नहीं है, ठीक है। वैसे कई बार कह चुका हूँ आज के लेक्चर में, सो आप लोग समझ ही गए होंगे। एक्स के अंदर रैंक
की बात करनी है तो 15 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन नहीं रिपीट हो रहा है। 11 11 11 11 ओ 4 बार, यानी रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 11। फर्स्ट रैंक ही यूज हुआ है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सिंपल ऑब्जर्वेशन है। 2 3 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 4, टोटल करोगे डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो एवरेज वैल्यू जो है 3.5 मिलेगी। और m जो है पहली बार हमें दिख रहा है 4, ठीक है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है ऑब्जर्वेशन, तो 3.5 मैं 4 जगह पे लिखने वाला हूँ। 3.5 3.5 3.5 एंड 3.5। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है 3, जो कि 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी वैसे तो हम यहाँ पे लास्ट टाइम देखते फिर ऊपर जाते, मगर ऊपर जाते उन्होंने हमें वापस नीचे भेज दिया क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, यानी रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 3। अब हमने बोला हुआ है लास्ट रैंक 8 है, या तो यहाँ पे टेबल में आना चाहिए या तो इधर कैलकुलेशन में, और यहाँ पे अगेन हमें कैलकुलेशन में मिलेगा। 5 के बाद 3 रैंक यूज करने हैं, 6 7 8 बाय 3, जिसकी एवरेज होगी 7, और जो हमारा m है इस केस के अंदर वो क्या होगा 3, ठीक है। तो अब तक 2 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो चुके हैं, 8 रैंक यूज हो गया, एवरेज निकली है 7, तो वो मैं लिख दूंगा अंदर टेबल के अंदर, ठीक है। y में तो मुझे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है कि 8 बार 7 रिपीट हो रहा है, यानी रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 8, 7 जो है वो 8 टाइम्स है, सीधा एवरेज निकालनी है। 1 + 2 + 3 + 4 5 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम यानी 8। एवरेज क्या होगी तो आप कैलकुलेटर में चेक करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। सीधा 8 में लिख देना। 1 + 2, बहुत ही बुरा लग रहा है ऐसा टोटल करते हुए, अगर क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। डिवाइडेड बाय 8, सो 36/8 हो रहा है, दैट इज 4.5, ठीक है। और इसके लिए m मैक्सिमम, ठीक है, ऐसा कोई सम नहीं है इतने ज्यादा बार रिपीट हुआ हो कोई भी ऑब्जर्वेशन, तो ये वैसे इकलौता सम है जिसमें 8 बार रिपीट हो रहा है ऑब्जर्वेशन, तो 4.5 की वैल्यू जो है अब वो हम अंदर यहाँ पे रख देते हैं। 4.5 हर जगह पे 4.5, तो विदाउट रिपीटेशन वाला खाली पहला ही ऑब्जर्वेशन था, बाकी सभी रिपीट हुए इस सम में भी। सो -3.5 -1 -1 -1, दिस इज 2.5 -1, दिस इज अगेन 2.5 2.5। सिग्मा टी चेक करते हो अगर आप तो +7.5 एंड दैट इज -7.5, वो भी होगा 0। कैलकुलेटर में सीधा कर सकते हो। 3.5 का स्क्वायर 12.25 होता है, शायद चेक कर लेना। This is 6.25, 1, this is 6.25, this is 6.25। तो टोटल अगर देखते हो तो 35 होगा सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लेने का, यस। अब हम वैल्यू रख देते हैं, n हमारे पास है 8, ध्यान से। सिग्मा डी स्क्वायर जो है हमें मिला 35, और उसी तरह से अब हम काम कर रहे हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो r = आप देख लेना है 1 2 और 3 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं, यानी 3 बार वो फैक्टर लिखना पड़ेगा। 6 सिग्मा डी स्क्वायर m × m² - 1/12, m × m² - 1/12, एंड एक और बार m × m² - 1 डिवाइडेड बाय 12। डिनोमिनेटर रह ना जाए, खास ध्यान रखना है, n × n² - 1। कोई जल्दी नहीं है, स्टेप्स खाना जरूर, खाना नहीं जरा भी, कट मत करना स्टेप्स। वैल्यू जो है वो रख के पूरा काम करो। 35 पहले के अंदर 4 है, देन 3 है, देन 8 है, पहले 4 रखने वाले हम, 4² - 1/12, दूसरे में 3 रखने वाले हैं, 3² - 1/12, और मैक्सिमम है पहली बार आपकी आंखों के सामने 8 है, 8² - 1 डिवाइडेड बाय 12। m की जगह पे ही रखना है, 12 की जगह पे मत रख देना, चेंज मत करना वैल्यूज कहीं पे। यहाँ पे अगेन 8, सो 1 - 6, दिस इज 35। 4 × 4² यानी 16 - 1, 15/12, 3 3² यानी 9 - 1 यानी 8, 8 8² यानी 64 - 1 यानी 63 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सो नीचे
नीचे भी होगा उसी तरह से 8 इंटू 63, वो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे अभी। तो कैलकुलेटर इज रेडी टू कैलकुलेट। 63 इंटू 8 होता है 504, तो 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर 35, 60 बाई 12 यानी क्या होगा 5, 8 इंटू 3 24 बाई 12 2 होगा, 504 बाई 12 जो अभी अभी किया हमने दैट इज 42, और नीचे जो है वो होगा 504। हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, दिस इज 35 5 40 42 42 84 बाय 504, सो दिस इज 1 माइनस 504 अपॉन 504। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एग्जांपल्स हमारे बीकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर हमें मिल रहा है हमारा सुपर हीरो यानी कि 0। ज्यादातर सम के अंदर 0 +1 -1 नहीं मिलते, ये ऐसा सम है जिसके अंदर हमें 0 ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और जब भी 0 आता है तब क्या लिखना चाहिए? यस, आपने बोला ही होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, आपने बोला एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। यानी जो हमारा कोरिलेशन है उसमें एब्सेंस है, लैक ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंधों अभाव के साथ। तो एग्जांपल 2 रीजन की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी स्पेशल, बहुत ही फेवरेट है मेरा, क्योंकि एक तो है रिपीटेशन 8 बार हो रहा है मैक्सिमम, 8 बार 7 दिख रहा है हमें, और दूसरा जो मेन रीजन है वो है 0, ठीक है। तो 3 सम हुए ये आज के हमारे सेक्शन के। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.